लेट मी नो, आपको दिख रहा है क्या? स्क्रीन विजिबल है क्या बच्चों? यस सर। यस सर। ओके, तो आज हम रैप अप कर देंगे इस चैप्टर को, कंप्लीट कर देंगे आज। ऑलराइट, तो भाई सब लोग इधर देख लो यार। जैसे कि मैंने आपको बोला, सैटरडे को हमने स्टार्ट कर दिया था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट? तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, ज्यादा नहीं है, 2 या 3 क्वेश्चंस हैं, हम वो प्रैक्टिस करेंगे। देन वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर विच इज, मतलब इसी का जो सेकंड टॉपिक है, मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, तो सिंस ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है, इसलिए हम आज कुछ क्वेश्चंस एमईसी के भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, विच इज वेरी वास्ट। ठीक है, तो मैंने सैटरडे को काफी क्वेश्चन करा दिए थे, उसी का कंटिन्यूएशन में आपके पास कुछ और क्वेश्चन है, ट्राई करो, सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर आपको नहीं आते हैं तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन विजिबल है सबको? यस सर। ऑल राइट, करिए, ट्राई करिए, क्वेश्चन पढ़िए। आपके पास फॉर्मूला वगैरह सब लोगों के, आपको आइडिया होगा क्या है, शीट भी होगी आपके, उसको यूज कर सकते हो आप, और आंसर्स निकालने का ट्राई करो। मुस्कान, मोनिका और रानी का आंसर आया है बी। तो मैं आप तीनों से पूछना चाहता हूँ, आप में से कोई बता पाएगा कैसे भी आ रहा है? लाइक एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? सर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ना आर के, इसलिए वहाँ पे इंक्रीज कर रही है ना, एंड जो आउटसाइड द उसमें होगी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए वो बी ऑप्शन। अच्छा, ठीक है, वैसे मैंने ये पढ़ाया, मतलब ये पढ़ाया हुआ है आपको मैंने। सिलेंडर में कोई भी सिलेंड्रिकल कंडक्टर है तो उसमें कैसे वेरी करती है मैग्नेटिक फील्ड विद द डिस्टेंस। ठीक है, इसके फॉर्मूले आपके पास लिखे हुए हैं, तो आपको डेरिवेशन की जरूरत है, उसे पढ़नी नहीं चाहिए, फिर भी अगर पढ़ रही है तो आप यूज कर सकते हो उसमें एम्पियर सर्कुलर लॉ। ठीक है, एक सेकंड दो मुझे, लेट मी कनेक्ट ईयरफोन्स। अभी आवाज आ रही है क्या बच्चों मेरी? यस सर। यस सर। ओके, तो एज आई वाज डिस्कसिंग, अगर हमको फॉर्मूला नहीं पता है, लेट्स से कि भाई सिलेंड्रिकल कंडक्टर के केस में, जो कि एक कांस्टेंट करंट कैरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होती है डिस्टेंस के साथ में, तो हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा सा आइडिया लेके कि भाई कैसे निकाल सकते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो निकालते थे, सिलेंडर हो गया या फिर स्फेयर हो गया, कोई भी ऐसा जो कंडक्टर है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड हम निकालते थे, तो कैसे निकालते थे? एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज कर लेते थे उसके लिए। क्या होता है एम्पियर सर्कुलर लॉ, कौन बताएगा? इंटीग्रल ऑफ पी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। बहुत बढ़िया, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डी एल शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। यस सर। और ये आई जो है वो क्या है? इनकैप्सुलेटेड करंट है, अंदर की जो करंट होता है यस ना? सर। राइट। राइट, तो अब आपको अगर ग्राफ बनाना है, तो आप देख सकते हो सब लोग ग्राफ में कि ये बी और डी के बीच में ग्राफ है, यस सर। यस। बी वर्सेस डी। बी वर्सेस डी का मतलब क्या है कि भाई कितना दूर जा रहे हो आप, है ना? भाई सेंटर रेडी। मतलब ओरिजिन, सेंटर मतलब ओरिजिन हो गया ना, सिलेंडर का सेंटर मतलब ओरिजिन हो गया। हाँ मोनिका, नो सर, वो माइक में करना था गलती से। कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखो समझो इस तरह से कि आपका ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर, दिस इज लाइक सिलेंड्रिकल कंडक्टर,
इसमें हमने एम्पियर लॉ लगाने के लिए एम्पियर लूप बनाएंगे हम, सबको पता है ये बात, है ना। तो यस सर। जैसे कि ये इसका सेंटर है जहां से आप डिस्टेंस देखते हो, तो एक तो लूप ये हो गया अंदर की तरफ, एक लूप हो गया बाहर की तरफ, है ना। अरे देखना पड़ेगा ना हमें कि इसका जो रेडियस है आर, ये रेडियस है इसका, दिस इज आर, यस सर। है ना। तो ग्राफ में दिख रहा होगा सबको कि एक तो आर से कम रेडियस, सॉरी कम डिस्टेंस पे देख आपको ग्राफ बनाना है। एक आर पे एग्जैक्टली क्या वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो आपको पता होना चाहिए तो ग्राफ बनेगा। और एक आर से बड़ा होगा जब डिस्टेंस, तो ग्राफ कैसे बनता है या आपका कैसे वेरी करता है मैग्नेटिक फील्ड, उसके हिसाब से ग्राफ बनेगा। ये सबको समझ में आता है? ग्राफ बनाने का तरीका बता रहा हूँ, वरना क्वेश्चन तो Yes, बहुत sir. ईजी है ना। एक तो ये देख लो कि भाई आर से जब छोटा होगा डी, तब कैसे ग्राफ बनेगा। एक ये देख लो कि डी जब आर के बराबर होगा तो कैसे ग्राफ बन रहा है ना। ये इक्वेशन क्या आ रही है बी की विद रिस्पेक्ट टू डी, या फिर जब आर से बड़ा हो जाएगा डी। ये तीन केसेस आपको पता चल गए तो आप इक्वेशन आराम से बना सकते हो, ग्राफ आराम से बना सकते हो। इज दिस क्लियर बच्चों? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब सबसे पहले चलते हैं कि हम एम्पियर लॉ लगा रहे हैं जब हमारा बड़ा वाला लूप हम ले रहे हैं ना। ये डिस्टेंस दी है, ये वाला डिस्टेंस दी है, ये वाला, ठीक है। समझ रहे हो, यहाँ तक डिस्टेंस दी है, यस सर। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन है कि भाई आपका जो डिस्टेंस है वो रेडियस से बड़ा है, यानी कि आपने एम्पियर लूप जो लिया है वो आपने बड़ा लिया है सिलेंडर से भी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, सेम एम्पियर लॉ, एम्पियर सर्कुलर यस लॉ सर। लगाएंगे ना भाई। तो यस अगर सर। मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैं, वो वेरी नहीं कर रही है, ऐसा कुछ दिया भी नहीं है सवाल में, जनरली हमारी वेरी करती भी नहीं है, अगर कर रही होती तो क्वेश्चन मेंशन कर देता है अपने आप ही के वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है आपका ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर, ठीक है, आउटसाइड द कंडक्टर, वो भी चेंज हो रहा है। तो अगर आपका बी वेरिंग नहीं है तो आप इसको लेट से अज्यूम कर लो कि भाई आपको बी बार लेना है और डीएल को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है एम्पियर सर्कुलर लॉ से, और ये होना चाहिए म्यू नॉट आई के बराबर। अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बने, आपको डीएल को इंटीग्रेट करना है। आपको पता है कि डीएल का इंटीग्रेशन व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ एम्पियर लूप इन केस ऑफ सिलेंडर, तो एक सर्कल बनेगा भाई, लूप बनाओगे तो सर्कल बनेगा ना। यस तो सर। अगर आप डीएल वेक्टर लोगे इस एम्पियर्स लूप पे, डीएल वेक्टर एक छोटा सा डीएल वेक्टर आप यहाँ पे लोगे, यहाँ पे ले लिया जैसे तुमने डीएल वेक्टर, तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे बेटा तो एक सर्कल पे तो इंटीग्रेट होगा, तो पूरी लेंथ पे इंटीग्रेट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही सबको? एक Yes, सर्कुलर sir. लूप यस में सर। इंटीग्रेट हो जाएगा। तो डीएल वेक्टर छोटा सा और डीएल वेक्टर को अगर इंटीग्रेट करा पूरे पे सर्कल पे, तो ये क्या बन गया, 2 पाई आर, 2 पाई आर। ओके। है ना। 2 पाई आर बना है, लेकिन 2 पाई आर में आर क्या है, कैपिटल आर नहीं है। सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी क्या दी हुई है अभी, जब डी ग्रेटर देन आर है तो ये डिस्टेंस दी हुई है डी। नहीं समझ में आया? यस सर। Yes, sir. है यस ना। सर हो गया। क्योंकि हम बड़े बड़े वाले लूप को जब तुम यूज करोगे तो उसका ही रेडियस लोगे ना बेटा। बड़े वाले लूप का रेडियस तो डी था, आर थोड़ी था। आर तो सिलेंडर का रेडियस था, ये था आर, तो ये वाला रेडियस। एम आई क्लियर? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो इसलिए इंटीग्रेशन में हमने क्या किया, 2 पाई डी कर दिया इक्वल्स टू म्यू नॉट आई हो गया। ठीक है, करंट जो आपका फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, राइट। तो फॉर्मूला क्या बन गया, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। एम आई राइट? Yes, sir. यस सर। 2 पाई डी यानी कि डिस्टेंस के साथ में ऐसे वेरी कर रहा है ये, जब डी बड़ा है आर से। म्यू नॉट क्या है, डी क्या है, सब पता है आपको। अब सेकंड केस जब यस आप सर। लोगे डी इक्वल्स टू आर, अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो सारी चीजों को। देखो जब आप डी बराबर ले लोगे आर के, तो आपका लूप जो आएगा वो सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन है उसके जैसे उसको ही कोइंसाइड कर जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको आप क्या ये लिख सकते हो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, यस सर। है ना, क्योंकि डी आर बन चुका है, राइट। यस सर। एम आई क्लियर? नाउ आपको जब छोटा लेना पड़ेगा, डी इज लेस देन आर लेना पड़ेगा, अंदर की तरफ कोई पॉइंट लेना पड़ेगा, तो आपका जो करंट होगा वो भी चेंज होगा ना बेटा, क्योंकि आपका याद करो कंडक्टर पे तो सरफेस पे करता है करंट फ्लो, है ना। यस सर। तो करंट अंदर की तरफ आई नहीं रहेगा, आपको पर यूनिट एरिया के हिसाब से निकालना पड़ेगा। याद है हम पर यूनिट एरिया
या पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट वॉल्यूम जैसी चीजें यूज करते हैं जब हमारे पास नहीं पता होता किसी पर्टिकुलर एरिया पे करंट कितना है या चार्ज कितना है या इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड कोई भी क्वांटिटी कितनी है। ये याद आ रहा है सबको, Yes, sir. है ना? सर तो भाई ऑब्वियस ही बात है, आपका ध्यान से समझना इस चीज को। ये क्वेश्चन जो मैं इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना बच्चों, ये आपके कई सारे कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर। अभी भी कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आती, अभी भी कुछ चीजें ऐसी है जो आप खुद से पेपर में नहीं कर पाते, तो आपकी ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए तो ये आपको बहुत सवालों में हेल्प करेगी, बहुत सारे टॉपिक्स में हेल्प करेगी। ठीक है, तो देखो बाहर वाला सबको समझ में आया कैसे किया हमने, Yes, sir. बाहर वाला लूप। यस सर और आप अब उसी लूप को तुमने छोटा करके सिलेंडर के बराबर कर दिया, तो तुमने डी को आर के बराबर करके फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो तुम्हारे दो फॉर्मूले निकल के आ गए। यू गॉट टू फॉर्मूलाज सर बाय नाउ, बट यू नीड वन मोर, राइट? अंदर की तरफ भी आपको चाहिए, तो राइट उसको कैसे निकालेंगे? हाँ, इनसाइड वाला कैसे निकालेंगे? हाउ सेम कैन वी फाइंड इनसाइड? सेम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते बेटा, रीजन ये है, देखो समझो, जब भी तुम इस चीज को लिखते हो ना, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, तो आपको हर एक टर्म का मतलब और उसका यूजेज पता होना चाहिए, और नॉट जस्ट इन दिस फॉर्मूला। ये तो चलो इसमें चार क्वांटिटीज हैं बस, जिसमें से एक तो कांस्टेंट ही है म्यू नॉट, और बी भी आपकी यस वेरी नहीं कर रही है, क्वेश्चन में नहीं दे रखी, तो बी भी आपको परेशान नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको बी तो निकालना ही है, पहली बात ना, मैग्नेटिक फील्ड तो आपको निकालना ही है, तो आपको बस डीएल को ध्यान से समझना है और आई को ध्यान से। लेकिन ऐसे फॉर्मूले भी होंगे जिसमें कम से कम 7 to 8 क्वांटिटीज होंगी, देखे होंगे आपने बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले। ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। अब इतनी सारी क्वांटिटीज को का मतलब क्या है, उनको बोलते क्या है, उनका यूज कैसे करना है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप सवाल गलत करके आओगे पक्का। तो यहाँ पे अगर डेरिवेशन की बात हो रही है ना, तो आपको समझना चाहिए कि करंट को आप कब आई ले सकते हो और कब आई नहीं ले सकते हो। तो अगर हमने बाहर लूप लिया, ध्यान से समझना इस चीज को, तो उस लूप के अंदर कौन कौन से करंट हैं, वही म्यू नॉट आई में आते हैं, आई एनक्लोज में आते हैं, यही बोलता है एम्पियर ना, यस एम्पियर का सर लॉ यही बोलता है। तो उसके अंदर जो करंट था वो आई था, क्योंकि कंडक्टर Yes. में आई करंट फ्लो कर रहा था। जब हमने कंडक्टर के बराबर लूप ले लिया, तो कंडक्टर में सिंस आई करंट फ्लो कर रहा है आपका, और सरफेस पे फ्लो करता है कंडक्टर के, पड़ा हुआ है तुमने, है ना, तो आपका जो आई करंट है वो एज इट इज यूज हो जाएगा, म्यू नॉट आई, है ना। आपको आई को लेने में मतलब डाउट नहीं करना चाहिए ना, कंफ्यूजन नहीं होगा उसमें आपको, क्योंकि भाई लूप ही तुम्हारा कंडक्टर के बराबर आ गया। अब जब तुम लूप छोटा ले लोगे, अंदर की तरफ ले लोगे, तो आपको ये तो पता है कि सर कंडक्टर के सरफेस से फ्लो कर रहा है करंट, तो ठीक है। अब आपका आई जो आप लोगे, वो आप आई नहीं ले सकते हो, फिर आपको डेंसिटी का यूज करना पड़ेगा, करंट डेंसिटी का। बात समझ में आ गई यस सर सबको, है ना? यस सर याद करो, चार्ज के साथ भी ऐसे ही करते थे तुम। अगर किसी अंदर की तरफ कोई छोटा सा तुम्हें कंपोनेंट लेना पड़ता था और उसको इंटीग्रेट करना होता था, तो पहले आप इसका यूज करते थे, सिग्मा, रो, Yes, sir. यस सर लैम्डा, है ना, ये सब करंट, ये चार्ज डेंसिटीज का यूज करते थे आप, है ना, चाहे वो सरफेस चार्ज हो, अगर यस किसी सर एरिया की बात हो रही है तो सरफेस चार्ज हो जाएगी, अगर किसी लेंथ की बात हो रही है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, और अगर वॉल्यूम की बात हो रही है तो रो की बात हो जाएगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात हो जाएगी। ठीक है, तो इसी चीज को समझते हुए यहाँ पे हम सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और करंट को पहले डिफाइन करेंगे, करंट क्या होता है, उसके बाद हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो करंट को हम लिख सकते हैं कि भाई अगर आपका करंट आई आपके सिलेंडर पे है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, विच इज पाई आर स्क्वायर, राइट, राइट। Yes, sir. तो किसी यूनिट क्रॉस सेक्शन पे इस कंडक्टर के, जैसे ये कंडक्टर है तुम्हारा सिलेंड्रिकल कंडक्टर, तो इसके किसी यूनिट क्रॉस सेक्शन पे, यूनिट क्रॉस सेक्शन ले लूं अगर मैं इसका, तो उसमें कितना होगा करंट का डेंसिटी, भाई कितना करंट फ्लो कर रहा होगा एक यूनिट एरिया में। अगर एरिया इसका ए है इस लूप का, ऑब्वियसली, है ना, जो एम्पियर लूप लूंगा मैं उस पर इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो उसी की बात करूंगा, है ना, पूरे सिलेंडर की तो बात करूंगा नहीं। ये बात समझ में आती है सबको? जो एरिया में ले यस रहा हूँ सर उसका वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो कि कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता यस सर Yes, sir. है। सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर ही होता है, सबको पता है बात। तो ये Yes. वन यूनिट में कितना करंट फैला हुआ है, या वन यूनिट एरिया में कितना करंट फैला हुआ है, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर फैला हुआ है क्या बच्चों, क्या ये समझ में आता है सब? यस सर करंट, टोटल करंट आई है पूरे कंडक्टर पे, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर एक यूनिट ऑफ
एक यूनिट ऑफ एरिया पे आप निकालना चाहते हो कितना करंट है, तो वो आ जाएगा I अपॉन पाई आर स्क्वायर, यानी करंट डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी I अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो अगर मुझे निकालना है आई डैश कौन सा करंट होगा, जो कि मेरे अंदर वाले लूप में फ्लो कर रहा हूँ, जो कि मुझे लेना चाहिए म्यू नॉट आई में आई डैश। कई बार समझ में आई सकती, मुझे म्यू Yes. नॉट आई में क्या लेना चाहिए, आई डैश लेना चाहिए। तो आई डैश क्या हो जाएगा, पहली बात तो एक यूनिट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, विच इज आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। और सिंस मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा हो गया है, तो दिख रहा है सबको ये वाला, और Yes, इसका sir. डिस्टेंस क्या है, डी तो है। अरे डी डिस्टेंस ही बाहर भी Yes, होगा, डी डिस्टेंस अंदर भी होगा, क्योंकि उसी के साथ वेरी कर रहे हैं हम, ये देखो sir. उसी के साथ चेंज कर रहे हैं। तो इसको मुझे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए पाई डी स्क्वायर से, तब जाके मुझे क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा मेरे छोटे वाले एम्पियरन लूप में। क्या ये समझ में आ सकता Yes, sir. है ना। एरिया से ऊपर नीचे एरिया कट, अगर आप डायमेंशन वाइज देखते हो तो एरिया ऊपर एरिया नीचे, तो वो कट हो गया, तो बचता तो करंट ही है ना, विच इज राइट, क्योंकि हम करंट ही निकाल रहे हैं, है ना। समझ में आया सबको कैसे निकाला है ये, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। बस इसको यूज कर लो अब तो डायरेक्ट, ये आ गया बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डैश, सॉरी बी इक्वल्स टू, इसको पूरा पूरा लिख दोगे आप, आई डैश की जगह वैल्यू रख दो, म्यू नॉट आई डी स्क्वायर, मतलब मैं वैल्यू रख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, म्यू नॉट आई डी स्क्वायर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू डी। Capital. ठीक है, कैलकुलेट कर लोगे ना, समझ में तो आया ना कैसे करना है, बस म्यू नॉट आई की जगह आई डैश रख दिया Yes, मैंने, sir. ठीक है। तो अब मैं आई डैश को आई डैश की टर्म्स में लिखना चाहूंगा ही नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे बाकी सारे जो फॉर्मूले हैं वो आई की टर्म्स में है ना, सारे केसेस मैंने जो निकाले वो आई की टर्म्स में है। तो मैंने आई Yes. डैश की जगह क्या रख दिया, आई रख दिया, और ये बना मेरा टर्म, मतलब ये वाला मेरा इक्वेशन है, ठीक है। अब आप क्लियरली बता सकते हो देख के कि ये आपका 1/d के प्रोपोर्शनल, आपका आर के सॉरी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, ठीक है, क्योंकि ये डी Yes, से sir. एक डी कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। क्या ये सबको दिख रहा है, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे मेरा जब डी कैपिटल ग्रेटर देन आर है, तो ये मेरा बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के, क्या ये दिख रहा है। Yes, sir. Yes. और यहाँ पे तो डी इक्वल्स टू आर है, यहाँ पे तो डी इक्वल्स टू आर है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेगा इस पे, क्योंकि यहीं से चेंज हो रहा है ना ये। तो यहाँ तक तो डी इक्वल्स टू आर तक तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है डी के, मतलब आपका सॉरी डी इक्वल्स टू आर तक तो आपका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, और उस पॉइंट के बाद वो चेंज होने लग जाएगा। दिख रहा है सबको ये बात, भाई डी Yes, इक्वल्स sir. टू आर पे जो वैल्यू आ रही थी उसके बाद ही तो चेंज होना चालू किया है इसमें, पहले बड़ा मैक्सिमम वैल्यू अचीव करी और देन वहां से कम होना चालू कर दिया, ठीक है। चलो, तो Yes. कौन सा ग्राफ है, ऐसा एक ही ग्राफ है, बी ऑप्शन। जब बी डी छोटा था आर से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, हाँ ये जो ग्राफ होता है आपका, ये स्ट्रेट लाइन का ही ग्राफ होता है, डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, Yes, sir. बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, सॉरी माय बैड, ना बी और डी के बीच में, क्योंकि ग्राफ दिख रहा है सबको ये, Yes, है sir. ना। और जैसे ही आपका डी बड़ा हुआ आर से, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो ये देखो ये 1/x का ग्राफ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी का ग्राफ होता है ये जो बन रहा है यहाँ पे, है ना। सो दैट्स हाउ यू कैन से कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभी बताओ समझ में आया, Yes, sir. I guess much. है ना। अब यू कुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन ये सब करने के बिना भी, नोबडी इज सेइंग कि आपको पूरा डेरिवेशन करना है, यू नीड टू डिराइव ईच एंड एवरीथिंग, कोई नहीं बोल रहा आपको। और नीट में टू बी वेरी ऑनेस्ट यू ऑल्सो नो दिस, आपको भी पता है ये बात कि आपके पास टाइम भी नहीं होता इतना, राइट। डू यू हैव दिस मच ऑफ टाइम कि आप 5-10 मिनट बैठ के इसको डिराइव करोगे, 5 मिनट तो लग सकते हैं आपको, है ना, चीजें समझने में। द पॉइंट इज इफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग तो आपको ये चीज याद रह जाएगी। अगर आपको ये तीनों केसेस याद हैं तो इसमें याद करने वाली कौन कौन सी चीज थी, कि एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और डी इक्वल टू आर पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो तीन चीजें समझ में आ गई Yes, sir. आपको, दैट इज गुड इनफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब होता क्या है, कई बार आपको फॉर्मूला यूज करवा लेता है क्वेश्चन,
क्वेश्चन दे देगा ऐसा केस जिसमें कि आपको लेट्स से कि थर्ड पार्ट का ये थर्ड केस वाला फॉर्मूला यूज करना है जो हमने अभी अभी डिराइव किया आपके सामने। तो अगर आपको समझ में आता है कि ये कैसे किया हमने, तो आप खुद से पेपर में सॉल्व कर सकते हो और मुश्किल से आपको 15 सेकंड या 20 सेकंड लगेंगे। ठीक है, सो दैट्स वाई आपको भी समझाया गया है कि ये होता कैसे है। ये चीज ही अप्लाई करनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी जो तुम्हारे फॉर्मूले डिराइव हुए हैं ना मोस्टली, वो सिमिलर लॉजिक पे ही है। गॉस लॉ के थ्रू कितने सारे फॉर्मूला डिराइव किए हैं आपने, याद आ रहा है? Yes, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा sir. होगा ना सबने। यस सर। सो यू गॉस लॉ यूसे यूज होता है, वैसे ही एम्पियर्स लॉ भी यूज होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या आप समझ में आया सबको सवाल? इज दिस Yes, sir. क्लियर विद एवरीवन? सर ठीक है, हाँ जी, लेट्स मूव अहेड। अगला सवाल सॉल्व करो। अभी दिख रहा है? यस Yes, सर। sir. Declare. अगर दिखता नहीं है ना कुछ, ऐसे स्क्रीन में ऐसा लगता है सर छोटी है स्क्रीन विजिबल नहीं है, तो बोल दिया कर। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। फॉर्मूला डिराइव कराया था मैंने एक, है ना, जिसमें कि आपको सर्कुलर पाथ में जब इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज मूव करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो कैसे सॉल्व करते हैं वो बताया था मैंने। राइट, ट्राई टू यूज दैट कॉन्सेप्ट, उसको यूज करने का ट्राई करना। हाँ जी, एनी लक एनीवन? एनी लक? कुछ हुआ? बोलो भाई, नहीं आ रहा तो भी बोल सकते हो, ऐसा थोड़ी ना है कि अगर नहीं आ रहा तो बैठे रहना। सर फॉर्मूला नहीं आता। फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है? नो। तो का फॉर्मूला इसको बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट है, यू शुड हैव नोन दिस फॉर्मूला। अगर कोई पार्टिकल है जो कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, और उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है, तो वो एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट करना लगता है क्योंकि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होता है ना। तो जिस सर्कुलर पाथ में वो रोटेट कर रहा होता है उसका रेडियस आपने पढ़ा हुआ होगा, द फॉर्मूला इज एम वी अपॉन क्यू बी। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एम वी अपॉन क्यू क्यूबी। बी। पढ़ा है आपने ये फॉर्मूला? कितनी बार आपने सवाल सॉल्व किए इसमें? मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है। यस तो सर बेटा वो याद। नहीं नहीं, ऐसे फॉर्मूले मत भूलो, ये कॉमन देखो, कोई रेयर फॉर्मूला है तो भूल सकते हो, दैट इज लाइक मेरे को समझ में आएगा कि आप भूल चुके हो, बहुत ही आपने एक दो बार पढ़ी हुई चीज थी। बट ऐसी चीज, और ये चीज आपको याद भी रहनी चाहिए क्योंकि आपको मैंने बताया था कि इसको निकालने का तरीका क्या होता है, राइट? एक अच्छा इसमें फोर्स क्या तुम्हें होता है, मैं, हाँ जी, सर इसमें तुम्हें फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना। इसमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, लेकिन आपको फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए चाहिए रहेगा ना रेडियस। यस अच्छा, अभी सर। ये समझ में भी नहीं आ रहा है? फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए रेडियस नहीं चाहिए? अच्छा चलो ठीक है, कोई ना, मैं सॉल्व करवा दूंगा, अभी तक समझ में आ गया। चलो, अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझे बताओ, आपको ये पता है कि ये आता कैसे है फॉर्मूला? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक यस फील्ड, जब कोई यस पार्टिकल सर। आपका v वेलोसिटी से चल रहा होता है, चल, अब ये तो अपनी इच्छा के हिसाब से चलना चाहता है, लेकिन इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ना बेटा। कितना होता है वो मैग्नेटिक फोर्स?
QVB QVB, यस सर। होता है। अब QVB जो हो रहा है तुम्हारा, जो तुम्हारा तुम्हें सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है, उसका तुम जिसकी वजह से तुम रेडियस भी निकाल लो उस पाथ का, वही तो तुम्हारा इक्वेट कर रहा है सेंट्रिपिटल फोर्स को। भाई सर्कुलर मोशन में कोई भी चीज चलेगी तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, बोलो हाँ या ना, यस यस सर। सर। है ना। तो क्यूवीबी की वजह से वो सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है, लेकिन जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो आप बोल सकते हो क्यूवीबी है, लेकिन सेंट्रिपिटल फोर्स का mv² / r भी तो होता है। यस सर। सर। कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो यानी कि mv² / r लग रहा है उसका सेंटर की तरफ, उसके उसके ऊपर एक फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स। तो आपको दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, बिकॉज सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो ही मैग्नेटिक फोर्स है यहाँ, राइट। तो दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, तो यहीं से तो ये फॉर्मूला आता है R = mv/qb। या फिर आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन से v का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। ध्यान से देखो, एक v से एक v कट हुआ, तो v क्या हो जाएगा, QBr/m। अरे बोलिए भाई, यस यस सर। सर। QBr/m होगा, नहीं समझ में आ रहा। आ गया सर। हो गया। QBr/m हुआ। अब तुमको ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी का कौन सा फॉर्मूला होता है जो कि आप यूज कर सकते हो। हाउ कैन यू फाइंड द फ्रीक्वेंसी, डू यू हैव एनी ऑप्शंस। फ्रीक्वेंसी किस चीज से रिलेटेड होती है ये बताओ, टाइम पीरियड से होती है रिलेटेड। टाइम यस सर। पीरियड। वन टाइम टाइम पीरियड, पीरियड। जितना टाइम लगेगा पूरी सर्कल को कंप्लीट करने में, वो क्या होगा, टाइम क्या होगा वो। अरे यार, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये तो पता होगा आप लोगों को, यस सर। यस। या ये भी बताना पड़ेगा। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर यस आप सर। लिखना चाहो टाइम टाइम टेकन टू कंप्लीट द सर्कल, ये भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, टाइम टेकन टू कंप्लीट द सर्कल, क्या हो जाएगा ये, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर करना है एक सर्कुलर पाथ में, 2πr। 2 पाई। 2 पाई। 2πr डिवाइडेड बाय स्पीड v, जिससे पार्टिकल चल रहा है आपका, राइट। यस अरे सर। हाँ ना बोलो भाई, ठीक है। तो अब मैंने ये किया क्यों, ताकि क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, ठीक है, मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। कौन सी फ्रीक्वेंसी निकालनी थी मुझे, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर रेवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो क्या आपको समझ में आता है कि आपसे ओमेगा पूछा जा रहा है, यस सर। कहीं ना कहीं, यस सर। ठीक है। अगर आपको ओमेगा निकालना है तो आप क्या करोगे, 2π/d का केस बनाओगे, यस सर। ठीक है। यस सो सर। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, 2π/d। अब v तुमको पता है, v तुमको पता है, और 2π/t तुम यहाँ से बना सकते हो, कितना आ रहा है 2π/t, v/r, ये आ रहा है। सर। v यस पता सर। है, r पता है, ओमेगा निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा यस। सकता है ना, यस ठीक है। सर। हाँ, तो निकालना है यहाँ से आप लोग, दिस इज लाइक द छोटा सा असाइनमेंट आप लोगों के लिए। अच्छा आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर आएगा आपका इसका 1 GHz, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। बट आपको, अच्छा ये E/m का जो वैल्यू दिया हुआ है ये समझ में आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ E/m। जो चार्ज है वो Q, जो चार्ज है आपका वो E है, इलेक्ट्रॉन ही तो चार्ज है ना बेटा, यस सर। यस सर। है ना। तो आपका 2π/t का वैल्यू क्या बन रहा है, यार अभी बताया v/r बन रहा है, तो इसको डिवाइड करोगे QBr/m को mv/qb से, एम आई राइट। इक्वेशन यस। नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 करोगे ना बेटा, टू फाइंड द ओमेगा, 2π/t, राइट। तो ये आपका बनेगा 2π/t वुड बी इक्वल टू QB/m, डिवाइड करोगे ना जब आप, तो ये बनेगा QB/m। तो इसमें Q की वैल्यू क्या थी, इलेक्ट्रॉन के बराबर थी, जब इलेक्ट्रॉन की यस बात सर। करोगे तो चार्ज इलेक्ट्रॉन ही बन जाएगा। तो यानी कि आपको E/m/b ये निकालना, 2π/t जब आप निकालोगे, और E/m की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 1.76 × 10⁻11। अभी समझ में आया।
यस सर, आगे से। दैट्स हाउ यू शुड यूज। ठीक है, इससे आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। एक बार मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है तो आप आराम से निकाल सकते हो फ्रीक्वेंसी भी। ठीक है, आगे चलें। यस सर। यस यस सर। सर। फ्रीक्वेंसी इसको सॉल्व कर लेना, बी निकालना पहले यहाँ से, फिर वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, जो भी आपने इक्वेशन बनाई थी उसमें वैल्यू पुट कर देना और यहाँ से सॉल्व कर लेना। नहीं आता इन केस तो बताना जरूर, वी विल डिस्कस दिस। आगे चलते हैं, बहुत सारा पढ़ना है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इसकी। एक सवाल है जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको आप होमवर्क में कर सकते हो। कॉइल वाला सवाल है। ठीक है, तो आप इसमें टॉर्क का प्रैक्टिस कर सकते हो। एक सवाल टॉर्क पे या मैग्नेटिक मूवमेंट पे आया हुआ है, ठीक है, अभी रिसेंटली आया हुआ है, तो उसको इग्नोर मत करना। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व दिस वन, और अगर नहीं आता है तो मेक श्योर कि आप पूछो। आप में से कुछ बच्चे तो मेरे साथ कभी पूछे ही नहीं है, उन्होंने सवाल ही नहीं पूछा, बट तुम में से एक भी बच्चा भी नहीं होगा शायद जो कि डाउट पूछता भी होगा, या एटलीस्ट चलो डाउट नहीं आ रहा तो बता तो दो कि हाँ सर होमवर्क दिया था आपने, हो गया वो। एटलीस्ट बता तो दो, मुझे लगता है कि तुम करते ही नहीं हो। चलो आगे चलते हैं, मटेरियल स्टार्ट करते हैं यार। शैल वी चालू करें? यस सर। यस सर। स्क्रीन 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 विजिबल है सबको क्लियरली? जो यस लिखा हुआ है सर। वो दिख रहा यस सर। है? गुड। चलो भाई, तो मटेरियल्स के केस में आपको कुछ चीजें, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, वो मैंने आपको मतलब वो यहाँ पे आपके मेंशन्ड है, तो आपको बस उन्हीं के बारे में जानने की जरूरत है। बहुत डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए वरना ये। ठीक है, तो जो नोट्स हैं यहाँ पे छोटे से, जो फॉर्मुलेज हैं, बेसिकली नोट्स भी क्या है, फॉर्मूला है, उनको ध्यान रखना बस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल्स की। कौन कौन से मटेरियल्स होंगे वो भी पढ़ते हैं। कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं जो कि यूज होता है जिनका। तो जैसे कोई मटेरियल है, उसके अंदर जो डाइपोल्स हैं, डाइपोल्स पता है सबको क्या होते हैं? यस सर। ठीक है, तो कोई मटेरियल है, अब वो मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल है या मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, या किसी सिचुएशन के बाद वो मैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है नहीं बन जाता, वो डाइपोल मूवमेंट से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट है, एग्जिस्ट करता है, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट एग्जिस्ट करता है तो डेफिनेटली मैग्नेटाइज हो रहा है वो, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है। क्या ये बात समझ में आती है सब? तो किस किस तरीके से शो कर सकता है वो, उसके लिए हम कुछ फैक्टर्स पढ़ते हैं। तो जैसे कि एच, एच को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। लेट मी चेंज द कलर। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब कि किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपका कोई मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो रहा है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितना जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो वो फील्ड जो मैग्नेटाइज कर दे, वो फील्ड जो मैग्नेटाइज कर दे उसको हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड की तरह यूज करते हैं। अब एक्सटर्नल मतलब मैग्नेटिक फील्ड बी जो तुम पढ़ते हुए आ रहे हो और एच, उनमें डिफरेंस कुछ नहीं है, उसमें डिफरेंस केवल मीडियम का है। जैसे कि बी एक्सटर्नल को आप डिफाइन करते हो म्यू नॉट एच की तरह, तो ये एक बस एक क्वांटिटी है, एक तरह का मतलब पैरामीटर है जो कि तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ी बेटर तरीके से डिफाइन कर रहा है इन विद रिस्पेक्ट टू एनी मीडियम। ठीक है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट इंटू एच, या फिर आप एच बोल सकते हो कि कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लग रही है किसी मटेरियल पे, तो उसको जब आप डिवाइड करोगे म्यू नॉट से, म्यू नॉट सबको पता है ना क्या होता यस सर। है ना, परमिबिलिटी पता है ना सबको? तो परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। हाँ, तो उसको जब आप परमिबिलिटी फ्री स्पेस से डिवाइड करोगे तो जो क्वांटिटी आएगी उसको बोलेंगे एच। यानी कि कोई मैग्नेटिक फील्ड अगर लग रही है किसी मटेरियल पे, तो वो कितना मैग्नेटाइज कर रही है आपके मटेरियल को, मटेरियल के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको, है ना, डाइपोल्स को, वो चीज बताएगी एच, एच बताएगा वो चीज। ठीक है, इसका यूनिट भी ध्यान रखना है, ए अपॉन एम होता है, एम्पियर पर यूनिट, पर मिनट। ठीक है, ये तो हुआ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, दिस इज फील्ड। ये टॉप, ये वाले जो टर्म्स है ना कंफ्यूजिंग होते हैं तो इन पे ध्यान देना बहुत, ये फील्ड है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, बी एक्सटर्नल इक्वल्स टू म्यू नॉट एच, वेक्टर क्वांटिटी है ऑब्वियसली। अगेन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, सेम यूनिट, ए अपॉन एम, सेम सेम यूनिट, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इसके डेफिनेशन में। ये क्या है, ये हमें बताती है कि कोई मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ है, हाउ मच, इंटेंसिटी की बात हो रही है ना क्योंकि यहाँ पे,
ये तो वो फील्ड है जो मैग्नेटाइज कर रही है। एच क्या कर रहा है बेटा? एच इज द फील्ड, एच इज द फील्ड जो कि मैग्नेटाइज कर रही है किसी भी मैटर को, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट, राइट। और आई क्या है? वो बता रहा है कि कितना मैग्नेटाइज हो गया है। मैग्नेटाइज वर्ड का मतलब तो पता है ना? यस सर। मैग्नेटाइज का मतलब, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट से जैसे कि तुम्हारा फोन है, यू डोंट नो कि ये मैग्नेट है या नहीं है, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा नहीं करेगा। तुमने क्या करा, इसके आसपास एक मैग्नेट लेके आ गए। अब अगर इसके आसपास मैग्नेट लेके आओगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर, जो तुम्हारा मैग्नेट है, जो तुम अपनी मैग्नेट को लगा रहे हो फोन के ऊपर, तो क्या वो आपके फोन को मैग्नेटाइज कर सकता है या नहीं कर सकता है? विच विल ऑलवेज ऑब्वियसली डिपेंड कि आपका फोन किस चीज से बना हुआ है ना, आपका फोन कौन सा मटेरियल, राइट, इस पर डिपेंड करेगा वो, है ना। यस सर। तो आपका फोन मैग्नेटाइज हो रहा है, तो जो फील्ड मैग्नेटाइज कर रही है उसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं उसको। और कितना मैग्नेटाइज हो रहा है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो अभी हमने पढ़ा आई। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम? टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम्स, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम कितना मैग्नेटिक मूवमेंट है, पर यूनिट वॉल्यूम किसी मटेरियल में कितना मैग्नेटिक मूवमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, वो आपको बताएगा कि इंटेंसिटी कितनी, राइट। तो डू रिमेंबर दिस फॉर्मूला एज वेल। ठीक है, समझ में आया डिफरेंस? समझ में आया एच यस और आई में? सर। एच एंड आई में डिफरेंस समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, आपने लगाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वही जैसे मैंने बताया तरीका लगाने का, एक मैग्नेट लेके आ जाओ, है ना, या फिर कुछ और लेके आ जाओ, बेसिकली जो जिसके पास भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने का एबिलिटी हो वो लेके आ जाओ। मटेरियल जिसको तुम टेस्ट कर रहे हो उसके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई विच इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। मटेरियल्स की जब बात करते हैं जनरली हम एच को यूज करते हैं, बी को यूज कर रहे थे अभी तक, तो आप याद करो, अभी तक आप मैग्नेटिक फील्ड में बी को यूज कर रहे थे, है ना। बट एच आपको ज्यादा बेटर बताएगा तरीका, क्योंकि आपको अब मटेरियल्स की बात करनी है ना यहाँ पे, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा परमेबिलिटी का भी, राइट। तो दैट्स वाई आप एक कंपैरेटिव टर्म डिफाइन कर रहे हो विच इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि सर जब बी ऑलरेडी था तो एच को क्यों लेके आए, राइट। तो इसलिए लेके आए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फील्ड, ठीक है, जो मटेरियल पे लग रही है, मटेरियल को काउंट कर रही है, उसके सराउंडिंग और उसके खुद के परमेबिलिटी को लेके अकाउंट में लेके चल रही है, ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई, अगर मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन हो रहा है तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी अंदर भी, बोलो हाँ या ना। अरे बाहर से तुमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई किसी मटेरियल पे, तो अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो सकती है उसके अंदर, यस सर। राइट। सो द इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट आई। एक्सटर्नल क्या हो गई? म्यू नॉट एच। इंड्यूस क्या हो गई? म्यू नॉट आई। आई क्या था इसमें? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो अभी पढ़ा, ठीक है। ये दोनों चीजें ठीक है, आगे काम आएगी। लास्ट, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? ससेप्टिबिलिटी हमें ये बताती है कि कोई भी मटेरियल कितना इजीली मैग्नेटाइज हो जाए। बहुत ही ना सिमिलर सी चीजें हैं तीनों, इसलिए कंफ्यूजिंग हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा आपको बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ। भाई एच क्या है? इट्स अ फील्ड जो कि मैग्नेटाइज करती है। आई क्या है? इंटेंसिटी, यानी कितना मैग्नेटाइजेशन हो गया है। और ये जाई बोलते हैं इसको, जाई या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी क्या बताती है कि कितना इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है मटेरियल, ठीक है। ज्यादा इजीली मतलब आपने जरा सी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई और मटेरियल हो गया बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज, तो उसका ससेप्टिबिलिटी अच्छा होगा। यस सर। बात समझ में आ रही? ठीक है। यस सर। इसको डिफाइन कैसे करते हैं बच्चों, कि कितना इंटेंसिटी हो गया है मैग्नेटाइजेशन का डिवाइडेड बाय फील्ड, यानी कितनी फील्ड लगाई और उस फील्ड को लगाने से कितना इंटेंसिटी हो गया है मैग्नेटाइजेशन का, ठीक है। यस सर। इसको बोलते हैं जाई। आई अपॉन एच इज द फॉर्मूला। आई होप कि आपको थ्योरी वाइज भी समझ में आ गई होगी तीनों चीजें यस जो होती है, ठीक है। डिफाइन कैसे करते हैं? नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी आपकी मटेरियल के ऊपर, एक तो एक्सटर्नल जो तुमने लगाई है उसके बराबर होगी ऑब्वियसली, और और इंड्यूस कितनी हुई है, ठीक है। तो दोनों का समेशन होती है। एम आई क्लियर?
यस राइट। सर। एक्सटर्नल प्लस इंटरनल बोल लो या एक्सटर्नल प्लस इंड्यूस बोल लो, ठीक है। अब तुमको पता है एक्सटर्नल का तो तुमने डिफाइन कर दिया था म्यू नॉट एच, और म्यू इंड्यूस नॉट तुमने एच। डिफाइन कर दी थी म्यू नॉट आई, ठीक है। दोनों चीजें आपने डिफाइन कर दी थी। ऑल्सो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जब आप लिखोगे तो आप सराउंडिंग मीडियम को भी काउंट करोगे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी करते थे तुम, एप्सिलॉन नॉट और ईआर भी लिखते थे ना, रिलेटिव परमिटिविटी भी लिखते थे, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे भी नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखने के टाइम पे हमको म्यू नॉट और म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा म्यू आर को, है ना, क्योंकि हमको सराउंडिंग या मटेरियल की जो परमिबिलिटी है उसको भी अकाउंट में लेना पड़ेगा। सो द फॉर्मूला बिकम्स म्यू नॉट म्यू आर एच। म्यू नॉट कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, सबको दिख रहा होगा, म्यू नॉट कैन बी कैंसिल, है ना। अरे यस हो सर। यस जाएगा ना सर। एल एच एस और यस आर एच सर। एस। तो ये बनेगा म्यू आर एच इक्वल्स टू एच प्लस जाई एच। जाई एच क्यों आया, क्योंकि यहाँ से हम बोल सकते हैं आई क्या हो जाएगा, जाई इंटू एच, दिख रहा है सर, यस क्रॉस सर। मल्टीप्लाई करके। ये फॉर्मूला जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो बन जाता है रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस साई, यानी ससेप्टिबिलिटी के टर्म्स में आपकी रिलेटिव परमेबिलिटी निकल के आ जाती है किसी मटेरियल, किसी सराउंडिंग, ठीक है भाई। इज दिस क्लियर? यस सर। आगे चलिए। यस सर। ओके, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, यानी कि जो टाइप्स ऑफ मटेरियल है आपके वो देख लेते हैं एक बार। जैसा कि मैंने बोला कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है सबके अंदर, सारे मटेरियल के अंदर, पर आपने जैसे कि लगाया नहीं है कोई मैग्नेटिक फील्ड, तो हर एटम का डाइपोल मोमेंट इनिशियली जीरो है, ठीक है। हर एटम का डाइपोल मोमेंट इनिशियली जीरो है, कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करी है। बात किसकी कर रहे हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की। अब एक डायमैग्नेटिक मटेरियल तुमने पिक किया, उठाया, और उसके पे लगा दी कुछ पी एक्सटर्नल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसको तुम अब म्यू नॉट एच भी बोलने लगे हो, नया नया सीखा है आपने, है ना। म्यू नॉट एच बोलना, बोलो है ना, यस सर। यस ठीक सर। है। यस सर। हाँ, तो होगा क्या बेटा, डाइपोल मोमेंट जनरेट होने लगेगा, है ना। मटेरियल के अंदर, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट जनरेट होने लगता है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगती है, जिसको आप म्यू नॉट आई भी बोलते हो, जो कि जिसका अलाइनमेंट हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोला मैंने, दोबारा सुनना, मटेरियल जो है वो रिपेल करते हैं, मटेरियल रिपेल करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को डायमैग्नेटिक मटेरियल के केस में, और ये हमने ऑब्जर्व किया है कि जो इसके अंदर डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है ना, या जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो आप देख सकते हो कि ये वाला पार्ट साउथ पोल बन जाएगा और ये वाला बन जाएगा नॉर्थ पोल, एम आई राइट। यस सर। Yes, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सबको पता है ये बात, है ना। तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अगर अपोजिट जा रही है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो बताती है कि आपका मटेरियल क्या है, डायमैग्नेटिक। क्या है बच्चों, मैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। यस सर। डायमैग्नेटिक। अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे म्यू आर वाला, जो अभी अभी पढ़ के आए हम लोग, म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस साई, ससेप्टिबिलिटी पढ़ने के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जाई नेगेटिव है, ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है ना, क्योंकि यस आपका सर। मैग्नेटाइजेशन वीक है। आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते रहे हो पर इंटेंसिटी कहाँ बढ़ रही है, तो ये वीकली मैग्नेटाइज हो रहा है, तो जाई क्या है, नेगेटिव है। अगर जाई नेगेटिव है तो आपका म्यू आर क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। नहीं समझ में आया, अगर 1 प्लस सर आ मुझे गया। लिखना पड़ रहा है माइनस 0.25 लिखना पड़ रहा है, तो ये तो टोटल में 0.75 आएगा, विच इज लेस देन 1, एम आई राइट। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये याद रखना है कि भाई जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की वो लेस देन 1 होती है। और या फिर ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट, तो कि इसका सब्सेप्टिबिलिटी माइनस या नेगेटिव होगी। एग्जाम्पल ग्रेफाइट बिस्मथ, ये भी याद रखना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। जैसे आपने पढ़े होंगे डायोड्स, सेमीकंडक्टर्स पढ़ा ना सबने, यस तो सर। यस सर। पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर जब तुम पढ़ते हो तो तुम्हें ये तो पता होता है कि पी टाइप कैसे बनता है, एन टाइप कैसे बनता है, उसकी सारी यस तुम्हें पता सर। होती है अंदर, है ना, यस सर। होल्स, इलेक्ट्रॉन्स, कैरियर्स सब पता है तुम्हें। लेकिन कई बार आप ये भूल जाते हो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के टाइप कौन से, एग्जांपल्स कौन से,
है ना, आर्सेनिक, सिलिकॉन, ये सब जो आपने पढ़े हुए हैं, फॉस्फोरस, आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सा पी टाइप है, कौन सा एन टाइप है, क्योंकि सवाल उस पर भी यस आते हैं, सर। आपको याद होगा सवाल आते हैं इस पे। तो अगर आप याद रखोगे एग्जांपल्स भी, आपको हेल्प मिलेगी थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो ग्रेफाइट और बिस्मथ एग्जांपल हो गए आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल के। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है बेटा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में डायमैग्नेटिक की तरफ पहले से जीरो नहीं होता, कोई ना कोई मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। ठीक है, कोई ना कोई डायपोल मूवमेंट होता है एटम्स के बीच में, लेकिन वो अलाइन नहीं होते, ऐसा रैंडम सा होता है। दोबारा बता रहा हूँ, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में डायपोल मूवमेंट होता है एटम्स के बीच में, पर वो रैंडम होता है ना, कुछ अरेंजमेंट नहीं होता उसका, एक कोई फिक्स। ठीक है, जीरो भी नहीं होता, डाय में तो जीरो होता है, लेकिन अरेंजमेंट, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट हो रहा होता है हर, सॉरी, कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट हो रहा होता है हर एक डायपोल का, लेकिन नेट डायपोल मूवमेंट इसमें भी जीरो होता है। क्या बोला मैंने, नेट डायपोल मूवमेंट इसमें भी क्या होता है, जीरो। नेट जीरो। बोला है, कंफ्यूज कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ईच एटम्स लिखा था, यानी कि एटम का भी जीरो था। डायमैग्नेटिक में नेट तो जीरो ही था इनिशियली, लेकिन हर एक एटम का भी जीरो था। यहाँ पे हर एटम का जीरो नहीं है पैरा के केस में, यहाँ पे नेट जीरो है बस, ना रैंडमली वो होगा कुछ ना कुछ मूवमेंट, पर वो कैंसिल हो जाता होगा सब। ठीक है, यस सर। याद रखना इस बात। अगर इसके ऊपर लगा दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एच, तो सारे डायपोल्स अरेंज हो जाते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, which is in this case in the direction of external magnetic field only। पहले अपोजिट हो रहे थे, अब इसी के डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं पैरामैग्नेटिक के केस में। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इज इन द सेम डायरेक्शन विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये भी वीकली ही मैग्नेटाइज होता है। सेम डायरेक्शन में होने का मतलब ये नहीं होता कि अच्छा मैग्नेटाइजेशन का, तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, ससेप्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कितनी ससेप्टेबिलिटी है। भाई पॉजिटिव होने का मतलब ये थोड़ी है कि बहुत ज्यादा ससेप्टेबिलिटी है, पॉजिटिव होने का मतलब ये थोड़ी कि मैग्नेटाइजेशन बहुत ही अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो अट्रैक्ट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। पहले तो रिपेल हो रहा था मटेरियल, याद है, यहाँ पे लिखाया था मैंने, देखो दिख रहा है सब? इसको मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ, ये देखो, डायमैग्नेटिक के केस में ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है, डायमैग्नेटिक मटेरियल लगाई तुमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये रिपेल हो रहा है ना, दूर भेज रहा है, रिपेल कर रहा है इसको, दिख रहा है सबको, मैग्नेटिक यस। फील्ड को दूर भेज रहा है। यस सर। जबकि पैरामैग्नेटिक के केस में भले ही कम ही मैग्नेटाइज हो, लेकिन अट्रैक्ट कर, क्या कर रहा है बच्चों, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये अट्रैक्ट करता है बी एक्सटर्नल को। यहाँ पे ऑब्वियसली ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव होती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती है, बट पॉजिटिव होती है, तो फिर म्यू आर भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव तो होगा इसे, सॉरी, ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी भी ग्रेटर देन 1 होगी, जबकि डायमैग्नेटिक में लेस देन 1 होगी। एग्जांपल ले लो, एल्यूमिनियम, लिथियम, मैग्नीशियम। आगे चलें, यस सर। यस सर। फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करें तो ये दे आर गुड इन केस ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये अच्छे होते हैं, ये दे आर लाइक वेरी गुड अमंग द ऑल, सबसे ज्यादा यही होते हैं। ठीक है, कैसे अलग होते हैं ये, इनमें डोमेन्स होती है, एज इन अनलाइक डायमैग्नेटिक मटेरियल, इसमें भी मैग्नेटिक मोमेंट होगा हर एटम का, ऑल्दो इसमें भी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। क्या होगा भाई, इनिशियली नेट नेट डाइपोल जीरो। मोमेंट जीरो होगा इनिशियल, लेकिन सर हर एटम का होगा कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट, हर डाइपोल का, लेकिन डाइपोल मोमेंट जो होगा वो डोमेन्स में होगा, एज इन कुछ डोमेन होगी जिनका मान लो राइट साइड में है, कुछ ऐसी हैं जिनका लेफ्ट साइड में है, कुछ का ऊपर की तरफ है, कुछ का नीचे की तरफ है, तो सेट बने हुए हैं, सबको समझ में आ रहा है, डोमेन्स बनी हुई है, सेट बने हुए, राइट, रैंडम डायरेक्शन में है लेकिन सेट के रूप में। जबकि पैरामैग्नेटिक में क्या हो रहा था, कोई भी कहीं भी जा रहा था, दिख रहा है सबको ये, कोई भी कहीं जा रहा है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, यस सर। डोमेन्स नहीं है, सेट नहीं है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक में सेट्स होते हैं, लेकिन जब इस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती है, जरा सी एक्सटर्नल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते ही सारे अलाइन हो जाते हैं एक ही डायरेक्शन में, और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेते हैं, जो कि बहुत स्ट्रांग होती है, एक्सटर्नल से भी ज्यादा होती है,
एक्सटर्नल से भी ज्यादा होती है। तो क्या सबको रियलाइज हो रहा है कि इसकी ससेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी होगी, है ना। भाई तुमने क्या करा, इसको ऐसे समझो, तुमने 1B मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी तुमने 10B मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और तुम्हारा डायमैग्नेटिक मटेरियल जो था, ये केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं मैं, एग्जैक्टली मत समझ के बैठ जाना, ठीक है बच्चों। आपने यस सर। इनपुट इनपुट और आउटपुट की बात करता हूं, समझ, केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ये जो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर हम डायमैग्नेटिक की बात करें तो तुमने इनपुट दिया 10, अगर हम पैरामैग्नेटिक की बात करें तो भी तुमने 10 दिया, और तुमने फेरोमैग्नेटिक में भी 10 दिया। ये 10 क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इनपुट, क्या है ये, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कि आपने कितनी लगाई, है ना। डायमैग्नेटिक ने उसको कम कर दिया, डायमैग्नेटिक ने क्या किया, कम कर दिया। पैरामैग्नेटिक ने बढ़ाया, थोड़ा सा बढ़ाया, 15 तक कर दिया, 10 से बढ़ा के 15 कर दिया। फेरोमैग्नेटिक में तुमने 10 ही दी, लेकिन इसने 100 कर दी। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है सबको, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं अलग अलग मटेरियल्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो ससेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ग्रेटर देन, वेरी वेरी ग्रेटर देन, और इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है एच से, ठीक है। जितना मैग्नेटिक फील्ड लग रही है उससे बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है, ठीक है। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ज्यादा एक्सटर्नल से, ये याद रखें, याद रहेगा सबको। फेरोमैग्नेटिक, ये सर। फेरोमैग्नेटिक का ऑब्वियसली एग्जांपल हो जाएगा आयरन, निकल, कोबाल्ट, सबको पता है कि अच्छे मैग्नेटिक मटेरियल प्रॉपर्टी रखते हैं ये। आयरन तो बहुत अच्छी रखता है ना, मैग्नेट की कितनी आसानी से अट्रैक्ट हो जाता है, चिपक जाता है इवन आयरन, देखा है ना सबने। तो यस फेरोमैग्नेटिक में आता है। सर। एक लास्ट टॉपिक है क्यूरीज लॉ। अब एक टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में दे रखा है कि टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, इन सब चीजों का, मटेरियल्स टेम्परेचर के साथ में कैसे चेंज होते हैं। तो क्यूरीज लॉ एक्सप्लेन करता है इस चीज को, कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो वैसे वैसे ये जो फैक्टर्स हमने पढ़े ना वो कैसे अफेक्ट हो रहे हैं। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थर्मल एजिटेशन होगा अंदर की तरफ, पढ़ा हुआ है हमने, है ना, यस सर। कि जो अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, अंदर जो आपके एटम्स हैं या जो डाइपोल्स हैं, इस केस में अगर हम बात करें तो उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे सही। तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते ही थर्मल एजिटेशन, एजिटेशन मतलब चिड़चिड़ाहट या फिर कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस की वजह से डाइपोल का अलाइनमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर डाइपोल का अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर की तरफ इंड्यूस हुई है उसमें भी फर्क आएगा, एम आई राइट। यस सर। तो ओवरऑल इंटेंसिटी कम हो जाती है फॉर अ गिवन एच, यानी कि एच तुमने उतना ही रखा, तुमने जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस तुमने नहीं करे, है ना। लेकिन तुम नोटिस कर रहे हो कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो मटेरियल का या मटेरियल के आसपास, तो उसकी आई कम हो गई है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम हो गया है। और अगर आई कम होगा तो बच्चों ससेप्टेबिलिटी भी कम होगी क्या, फॉर्मूला से। यस सर। ससेप्टेबिलिटी देखो क्या पढ़ा था तुम लोगों ने, क्या था, ईटा इक्वल्स टू आई अपॉन एच था। तो अगर आई कम होगा तो साई भी कम होगा, यस सर। यस साई भी सर। कम, साई भी कम होगा अगर, तो आप बता सकते हो कि साई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। दिख रहा है सबको ये? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो साई कम हो जाएगा, एम आई राइट। यस सर। जो ससेप्टेबिलिटी है तुम्हारी, वो उसको टेम्परेचर पसंद नहीं है, तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो कम हो जाती है, ठीक है भाई, ठीक है यस भाई। सर। हाँ, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए तो, यस पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए तो जाई जो होता है वो सी अपॉन टी होता है। टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सी क्या है, क्यूरीज कांस्टेंट, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या होता है कि भाई आपने पहले तो क्यूरीज कांस्टेंट तक या क्यूरीज टेम्परेचर तक इसको हीट किया, और उसके बाद आपने पैरामैग्नेटिक पे वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स सिंस टेम्परेचर के सामने ससेप्टेबिलिटी कम कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कि आपके जो मटेरियल है वो ससेप्टेबिलिटी डायमैग्नेटिक जैसा कर दें एक तरह से, ठीक है। ससेप्टेबिलिटी कम कर दें, बिल्कुल ही कम कर दें, कि आपका मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर ही शो करना बंद कर दे, उस टेम्परेचर को आप बोलोगे क्यूरी टेम्परेचर। तो पैरामैग्नेटिक तो ऑलरेडी कम था, बीच में था मतलब, है ना, सेकंड नंबर पे थी ना उसकी रैंक पैरामैग्नेटिक की, है ना, मैग्नेटाइज होने के उसमें रेफरेंस में। तो वो क्यूरी टेम्परेचर अटेन करके
कम हो, मतलब जब तक तुमने क्यूरी टेम्परेचर नहीं दे दिया तब तक तो वो दिखाएगा, उसके बाद वो दिखाना कम कर देगा बिल्कुल। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सेंस ऑलरेडी अच्छी रैंक पे था, तो पहले आपको उसको टीसी तक लाना पड़ेगा। टीसी इज क्यूरी टेम्परेचर, वहां तक लाना पड़ेगा। जैसे आप टीसी पे ले आओगे वो पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करना चालू कर देगा, और अगर तुमने और बढ़ाया तो ससेप्टेबिलिटी और कम हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा आइडिया लग रहा होगा आपको कैसे टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी ससेप्टेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, टीसी क्या है इसमें, क्यूरी टेम्परेचर। ये फॉर्मूला याद रखना, साई इक्वल्स टू सी बाई टी, सी इज द क्यूरीज कांस्टेंट। ये है पैरामैग्नेटिक के लिए। और फेरोमैग्नेटिक के लिए सिंस ये स्टेजेस में ऑपरेट हो रही है बातें, एज इन पहले आपको लाना पड़ रहा है टीसी तक, फिर उसके बाद आपको फर्दर एक और स्टेज में इसको हीट कर सकते हो आप और चेंज कर सकते हो ससेप्टेबिलिटी। तो ये पहले टी माइनस टी सी आपको लेना है डिनोमिनेटर। ठीक है, और इसका ऑब्वियसली सी डैश भी अलग होगा, है ना, क्यूरीज कांस्टेंट इसका अलग होगा। ठीक है, तो आप उसको दिया होगा वो सब, आपको क्यूरी कांस्टेंट की आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो आपको सवाल में दिया हुआ होगा। ठीक है भाई, यस सर। सो डू रिमेंबर दीस टू फॉर्मूलाज। चलो यार कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर है, तो ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आप कल कर चुके हो उस पर सवाल। ठीक है, तो टाइम की सेंस कमी है, तो हम ट्राई करते हैं पहले सॉल्व करने का जो हमने पढ़ा उस पर क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई इसको सॉल्व करो। जो पढ़ा वो समझ में तो आया ना बेटा, कोई डाउट है उसमें ये बताओ। यस सर, आ गया। ठीक है, तो ट्राई करो फिर सॉल्व करने का। तुमने अभी अभी फॉर्मूले पढ़े हैं, आई थिंक यू कैन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। चैट में आंसर करना है आप लोगों को। यस सर। क्या आ रहा है, डी ऑप्शन? यस सर, फोर्थ ऑप्शन। यस सर। बढ़िया। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि म्यू आर जो है वो 1 से बड़ा तो है ना। किसके लिए, कौन सी बात हो रही है, डायमैग्नेटिक रिलेशनशिप की बात हो रही है। तो डायमंड। सॉरी, म्यू आर जो है वो 1 से छोटा तो है, उल्टा बोल दिया मैंने एग्जैक्टली। म्यू आर जो है वो 1 से छोटा तो है। यस इनकरेक्ट सर। ऑप्शन जो आपको बताना है उसमें आपको ये देखना है कि कहीं म्यू आर बड़ा तो नहीं दे रखा 1 से। म्यू आर 1 से छोटा क्यों है ये समझ में आ रहा है सबको, डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए अभी पढ़ा ना तुमने थोड़ी देर पहले। यस सर। यस सर। डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए लिखा होता है म्यू आर जो है 1 से छोटा होता है ना। ये यस तो हमारी सर। कंडीशन है, क्योंकि सब आपका ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव है, एक ही केस में नेगेटिव है केवल। डायमैग्नेटिक के केस में तो बहुत इजी है याद रखना, क्योंकि केवल डायमैग्नेटिक ही ऐसा मटेरियल्स होते हैं जिनमें ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव होती है। ठीक है, तो बहुत इजीली याद हो जाती है। तो कहाँ पे थे, सिंस यू नो फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स mu r is less than 1. Okay, that's why either this could be the answer or this could be the answer, right? यस सर। sorry sorry, this could not be the answer. ये वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपका म्यू आर जो है 1 से छोटा दे रखा है। अरे इनकरेक्ट स्टेटमेंट देना है ना बेटा, इनकरेक्ट बताना है, हम करेक्ट नहीं बता सकते हैं ना। अगर हम बी बोलेंगे तो बी तो करेक्ट हो गया, यस सर, वो डायमैग्नेटिक, तो यस सर, बी है ना, करेक्ट तो है। करेक्ट है ना बेटा, 0 से तो बड़ा ही होता है म्यू आर और 1 से छोटा होता है, तो ये तो सही वाली बात हो गई। बी तो आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सही बात बोल रहा है, करेक्ट बात बोल रहा है, तो राइट, करेक्ट यस बात। सर। ठीक है, करेक्ट बात तो हम आंसर में नहीं दे सकते हैं,
अच्छा, आपका जो साई होगा वो ये हो जाएगा म्यू आर माइनस वन। ससेप्टेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, ईटा लिख दिया मैंने। ससेप्टेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, म्यू आर माइनस वन हो जाएगी डायमैग्नेटिक के केस में। ये समझ में आया? यस सर, सर आ गया। ये देखो आ गया सबको। ससेप्टेबिलिटी म्यू आर माइनस वन हो जाती है। तो यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हो कि ससेप्टेबिलिटी का क्या वो आएगा, रेंज आएगा, है ना? क्या आ जाएगी सब, अब सिंस म्यू आर आपका वन से छोटा है, ध्यान से सुनना बात, म्यू आर वन से छोटा है, तो जो चीज ऑलरेडी वन से छोटी है उसमें से तुम जब वन माइनस करोगे, उसमें से जब तुम वन माइनस करोगे तो आपका जो क्वांटिटी है ससेप्टेबिलिटी वो जीरो से छोटी नहीं आएगी क्या? नहीं समझ में आया? इस फॉर्मूले को देखो, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए म्यू आर की वैल्यू ले लेता हूँ, तुमने बोला है वन से छोटी है, देखो अग्री कर रहे हो ना, वन से छोटी म्यू आर होती है, ये तो तुम्हें बताया अभी मैंने, ठीक है? तो तुम 0.75 ले लो, 0.75 वन से छोटा नंबर है, ले सकते हैं। यस सर। माइनस करा वन से, कितना आया, -0.25 आया, यस सर। है ना? तो इसका मतलब जो ससेप्टेबिलिटी है वो जीरो से छोटी है, नेगेटिव है ना? और सिंस आप जीरो से छोटा नहीं ले सकते म्यू आर को भी, तो इसका मतलब ये माइनस वन से तो बड़ी होगी, चलो बराबर हो सकती है पर बड़ी होगी, या तो बड़ी होगी या बराबर होगी। ये लॉजिक समझ में है क्यों बोला मैंने माइनस वन से? यस क्योंकि सर। आप म्यू आर को जीरो से छोटा नहीं लेते, मतलब म्यू आर होता ही नहीं जीरो से छोटा कभी, है ना? तो या तो बराबर होगा जीरो के या बड़ा होगा उससे। तो ये आपका रिलेशन ट्रू है डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। नहीं समझ में आया? क्योंकि इनकरेक्ट बताना सर है आ गया। है ना? और ये तो हमें पता ही है कि ये भी एकदम सही बात है, म्यू नॉट तो बड़ा होगा ही सही म्यू से, है ना? म्यू नॉट तो बड़ा होगा ही सही म्यू से, क्यों बड़ा यस होगा भाई? वाई? बिकॉज म्यू आर होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट। अरे म्यू आर इन जनरल म्यू अपॉन म्यू नॉट होता है ना, यस सर। ठीक है? दैट्स वाई ये भी ट्रू है, तो ये भी आंसर गलत है, तो यही बचा एकमात्र ऑप्शन जो कि इनकरेक्ट है, दिस इज द इनकरेक्ट वन। आगे चले यस सर। तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये, मैग्नेटिक मूवमेंट पे एक और सवाल है, इसको भी नहीं करेंगे, इसको भी होमवर्क है आपका ही, करो सॉल्व, ये वाला करो। डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। नॉन मैग्नेटिक मतलब जो मैग्नेटिक मैग्नेटिक बिहेवियर शो ही नहीं करता बिल्कुल ही, ठीक है? तो नॉन मैग्नेटिक हो जाएगा, ये आप समझ सकते हैं। बताओ भाई, कर पाओगे मेरे हिसाब से तुम्हें, क्या लगता है हो जाएगा? यस सर, फर्स्ट ऑप्शन। करो। चैट में लिख दो बेटा आंसर, यू कैन राइट द आंसर इन द चैट। हाँ भाई, कौन कौन सा ऑप्शन आया? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है सब? यस। यस सर। बहुत बढ़िया, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है भाई, सही बात है। ए वाले का जो है सेकंड ऑप्शन आएगा, ये तो सबको बहुत इजीली दिख जाना चाहिए, यस डायमैग्नेटिक। सर। अभी अभी तुम सॉल्व करके आए हो, यस सर। अभी अभी सॉल्व करके आए हो कि जाई जो है जीरो से -1 के बीच में होता है, तो ए का तो सेकंड है, राइट? यस सर। आगे चलते हैं। फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की अगर बात करें तो इसमें फेरोमैग्नेटिक जो है हमको पता है कि बहुत ज्यादा ससेप्टेबिलिटी होती है, सबसे ज्यादा इसी की यस होती है, सर। फेरोमैग्नेटिक की। तो भाई यही होगा जो कि बहुत ज्यादा बड़ा होगा वन से, ये भी तुमने पढ़ा यस सर। है ना? ऐसे इसको ऐसे याद रखना ना कि फेरोमैग्नेटिक है तो उसमें नाम ही फेरो आ रहा है ना? तो आपको पता है कि फेरोमैग्नेटिक जो है वो अच्छा होता है काफी, जब मैग्नेटाइजेशन की बात होती है, मैग्नेटिक बिहेवियर की बात होती है, राइट? तो भाई अगर मैग्नेटिक बिहेवियर अच्छा है तो ससेप्टेबिलिटी तो यही होती है ना कि कितना इजीली मैग्नेटाइज हो जाए कोई भी चीज, तो उसकी अच्छी होगी ऑब्वियसली कि भाई जरा सी मैग्नेटिक फील्ड पे बहुत अच्छा मैग्नेटिक मैग्नेटाइजेशन शो कर रहा है, ठीक है? तो फिर सबसे बड़ा वन से, मतलब वन से बहुत ज्यादा बड़ा वही होगा, ठीक है? तो बी का ऑप्शन है थर्ड। वैसे तो यही इनफ है मेरे ख्याल से, ए का टू आ रहा है, बी का थर्ड आ रहा है, तो ए ऑप्शन आप मार्क करके आगे बढ़ जाओगे, एम आई राइट? यस सर। फिर भी आप देख सकते हो पैरामैग्नेटिक के केस में जीरो से एप्सिलॉन,
आपका 0 से के बीच में होता है तो आप बोल सकते हो कि एक स्मॉल होता है नंबर पर पॉजिटिव नंबर होता है। नॉन मैग्नेटिक के केस में तो बेटा ससेप्टेबिलिटी 0 ही हो जानी चाहिए ना, यस सर। सर क्योंकि नॉन मैग्नेटिक के केस में तो मतलब ईज है ही नहीं। ससेप्टेबिलिटी क्या बताती है कि कितनी ईज है मैग्नेटाइज होने की, राइट। पर जो यस चीज यस सर। सर मैग्नेटिक ही नहीं है, जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक तो मैग्नेटाइज होता ही नहीं है, होता है क्या, नो सर। है ना। तो उसका ससेप्टेबिलिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाए, 0। राइट। बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल सॉल्व करो। ससेप्टेबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशनशिप 2023 में पूछा था ये, 2023 का क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर है। बी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन कैसा आ रहा है। सर ये तो इनवर्सिव प्रोपोर्शनल होता है ना। बेटा ध्यान से समझो ग्राफ को, और ग्राफ बनाते वक्त इक्वेशन लिख लिया करो, एक जनरल इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन की बता रखी है ना तुमको सर हमेशा ए से। ऑप्शन हो क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा बेटा। ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन क्यों होगा, वाई। सर ये आपने बताया नहीं था थोड़ी देर पहले, क्या इसका पैरामैग्नेटिक और इसका ससेप्टेबिलिटी का रिलेशन तो ये क्या रिलेशन बताया था, बताओ तो सही, रिलेशन तो बताओ क्या बताया था। फाइजिकल टू सी बाई टी। फाई इक्वल टू सी बाई टी। हाँ तो मतलब जाई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यस सर। यस सर है ना। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ससेप्टेबिलिटी कम होती है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर यस इनवर्सली सर प्रोपोर्शनल है, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, साई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो यानी कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। यस सर भाई अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की बात करूंगा, y इक्वल्स टू mx प्लस c की, यही होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, यस है ना। सर। यस या y सर और x का ग्राफ, y और अगर x का ग्राफ बना रहा हूं मैं, अगर y और x का ग्राफ बना रहा हूं तो इसका मतलब है कि भाई अगर x बढ़ेगा तो y कम होगा, यस सर। यस सर x बढ़ेगा तो y कम होगा, जो कि बी ऑप्शन में दिखा रहा है। सर यस लेकिन सर। 1/t दिया ना टी की जगह वहाँ पे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये यस गलती मत सर करना। बी ऑप्शन जो है वो गलत क्यों है, क्योंकि आपने ये सब तो सही जगाया दिमाग, तो आप तो पता था तुमको, ये भी पता था रिलेशन भी, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि यहाँ 1/t है बेटा एक्स एक्सिस पे। सर मैंने अगर तो ये बोला केवल, था मैंने हाँ मतलब मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, डिस्कशन चल रहा है बेटा, किसी को ये नहीं बोल रहा किसी ने गलत यस बोला है सर किसी ने सही बोला है, डिस्कस कर रहे हैं बस। अगर आपने ग्राफ बनाया होता ससेप्टेबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर के बीच में, तो आपका आंसर सही होता कि यही होगा स्ट्रेट लाइन, एम आई राइट। ठीक यस है, सर मैंने 1/t सर नहीं देखा। हाँ तो भी आपका मतलब 1/, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एक्स, ग्राफ ये होगा नहीं होगा लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि ये बात पक्की है कि अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई कम होगा, ये बात पक्की है। सर। ठीक। यस सर जब ऐसा केवल तब है लेकिन जब y और x के बीच में ग्राफ बनता है, यहाँ पे y और 1/x के बीच में ग्राफ बनता है, तो वो तो यस यही है सर ना कि भाई 1/x अगर बढ़ेगा तो फिर ससेप्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। ये अगर पूरी क्वांटिटी ही बढ़ जाएगी तो इस पूरी क्वांटिटी को भी बढ़ना पड़ेगा, ये बात हो गई, है यस ना, वन सर बाई एक्स। तो भाई ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c का ग्राफ है, वरना तो 1/x का ग्राफ अगर आप बनाओगे तो अलग बनेगा, लेकिन यहाँ पे 1/t का ग्राफ उन्होंने इसलिए दिया ताकि एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आपको आंसर मिल जाए। ठीक है, आगे चले। ये यस ऑप्शन सर। है, यस सर ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब छोटा सा न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, न्यूमेरिकल आया हुआ था एक 2020 में, उस पर करो।
ससेप्टिबिलिटी कितनी दे रखी है? 599। 599। बहुत इजी सवाल है, लेकिन आपको रिलेशन पता होना चाहिए। परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल कैसे निकालते हैं वो? परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल निकालने का तरीका क्या होता है, मैं बता देता हूँ। परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल आपको निकालना नहीं आता, इसलिए बता रहा हूँ। ये हो जाएगा म्यू नॉट के टर्म्स में, म्यू एम मटेरियल का परमेबिलिटी इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू 1 + i। ससेप्टेबिलिटी के टर्म्स में अब तुम डिराइव करने बैठोगे बहुत टाइम लग जाएगा, बट यू कैन डायरेक्टली राइट दिस एक्सप्रेशन। ससेप्टेबिलिटी है, दिस इज ससेप्टेबिलिटी। यस सर। इसमें जो म्यू एम है वो क्या है? परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। और म्यू नॉट तो पता ही है आपको, फ्री स्पेस का परमेबिलिटी। ठीक है, अब निकालो। सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आ रहा है क्या? यस यस सर। सर। फोर्थ ऑप्शन आ रहा है शायद। फोर्थ आ रहा है, अलग अलग आ रहा है किस? 2.4 पाई, 2.4 पाई तो आएगा। 10 की पावर आ रहा है आपका, -7 आ रहा है, किसका किसी का -4 आ रहा है। अच्छा, काफी डिफरेंस है बेटा है तो। चलो सॉल्व करते हैं फिर तो, अगर ऐसा है तो। बी दे रखा है 1200। यस सर। यस सर। और म्यू नॉट की वैल्यू पता है? यस अभी जो सर। रिलेशनशिप आपको बताया, अभी जो आपको रिलेशनशिप बताया, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इसमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, यस सर। कोई काम ही नहीं है, मतलब रिलेशन तो है मतलब काम नहीं है। ठीक है, क्या आप डायरेक्टली निकाल सकते हो ना बेटा, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 मल्टीप्लाई -7। बाय 599। अब 599 तुम्हारी ससेप्टिबिलिटी हो गई, और तुम्हारा ये हो गया म्यू नॉट। कितना आएगा ये? 1 + 599, 59 दिया ही इसलिए उसने, उसको ही पता है 1 ऐड करोगे तो, है ना? 600 हो जाएगा ये। बोलो भाई। यस सर। यस सर। 600 मल्टीप्लाई बाय 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता सी तो, क्योंकि 10 की पावर -7 के साथ इतनी बड़ी बड़ी चीजें मल्टीप्लाइड है भाई, है ना? 2.4 यस पाई सर। बना रहा है ये, 2.4 पाई बना रहा है ये। तो मैं क्या करूंगा, 2.4 पाई बनाऊंगा इसको, मैं भी बनाता हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं अपने टेंस देने पड़ेंगे, जीरोस देने पड़ेंगे। तो ये 10 की पावर -7 से अगर आप निकाल लेते हो 3, तो ये 10 की पावर -4 में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बन जाएगा ये 2.4 पाई इंटू 10 की पावर -4। आप चाहे तो उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 6 × 4 = 24, 0 0। ये दिख रहा है सबको? यस सर। पाई इंटू 10 की पावर -7, ये बन रहा है ये। यस सर। बोलो भाई, यस सर। यस सर। है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2.4 पाई अगर मैं लिखना चाहूँ इस चीज को, तो कब लिख पाऊंगा? जब मैं नीचे डिवाइड करूंगा 100 से, 00 3 0 से, तब बना सकता हूँ मैं इसको। यस बोलो सर। है ना? अगर मैं डिवाइड कर यस रहा हूँ तो सर। मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, अपनी मर्जी से थोड़ी ना कर दूंगा कुछ भी वरना में, ऊपर नीचे सेम चीज करनी पड़ेगी। तो ये वाले जो नीचे के 3 0 हैं, ये तो यूज आ गए आपके इसको 2.4 बनाने में। यस सर। और ये 3 0 बचे ऊपर के, तो ये मल्टीप्लाई होंगे जब इस 10 की पावर -7 से। 10 की पावर 3 को जब मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर -7 से, तो क्या आएगा? 10 की पावर -4। 4। दैट इज वाई दिस इज द 4। आंसर। बेसिकली मैथ समझाइए मैंने आप, गणित, मैथ समझने के यस। लिए आप, अ, हमने ये सब किया, आया समझ में? यस सर। यस सर। चलो यार, कुछ सवाल करना, लाइफ में आए हो तो तुम भी ये वाला करो। ये तो बहुत इजी सवाल है, तो देना ही नहीं चाहिए, तो इलीगल है इस सवाल को देना एग्जाम में, है ना? थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो नहीं देना चाहिए। ये वाला करो। Nickel shows ferromagnetic property at room temperature. If the temperature is increased,
बियॉन्ड क्यूरी टेम्परेचर, तो वो क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, है ना, नो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो जाएगी, डायमैग्नेटिक बन जाएगा, क्या बनेगा। आपको मैंने बताया था शायद अभी थोड़ा टाइम पहले कि फेरोमैग्नेटिक का अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो जाएगा तो पैरामैग्नेटिक की तरफ सबसे पहले, यस यस सर। ठीक है। और कब जाएगा, जब पहले तो क्यूरी टेम्परेचर तक लाओ, फिर क्यूरी टेम्परेचर के बाद भी बढ़ाओ, क्यूरी टेम्परेचर के बाद भी आप जब बढ़ा दोगे टेम्परेचर, तो वो पैरामैग्नेटिक की तरफ जाएगा, पैरामैग्नेटिक बन जाएगा वो। अगर आपने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, मान लो रूम टेम्परेचर पे किसी मटेरियल को रखा हुआ है और वो फेरोमैग्नेटिक बना हुआ है, ठीक है, अगर आपने उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो धीरे धीरे वो हो रहा है, ठीक है, उसका ससेप्टेबिलिटी कम हो रहा है, राइट, रूम टेम्परेचर से इंक्रीज करने पे। लेकिन जब तक क्यूरी टेम्परेचर नहीं आ जाता तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में आ रही है। यस क्यूरी सर। टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके बाद आपकी ससेप्टेबिलिटी ड्रॉप होने लग जाती है ना, यही पढ़ा था हमने क्यूरी टेम्परेचर के बारे में, ससेप्टेबिलिटी ड्रॉप होने लग गई, होने लग गई, ठीक है, इतनी ड्रॉप हो जाए कि वो फेरोमैग्नेटिक से चेंज होकर पैरामैग्नेटिक बन जाए, ठीक है, वो क्यूरी टेम्परेचर से भी अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तब होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, पैरामैग्नेटिक। अब इसकी बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन में आपको नहीं पढ़ना है, इसको आप एज अ थ्योरी, एज अ इंफॉर्मेशन ग्रास्प करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। बात समझ में आ रही है मेरी, यस ठीक है। अगर आप इसको एटॉमिक लेवल पे जाके देखोगे तो बहुत सारे रीजंस हैं इसके, एटॉमिक कॉलिजन्स जो होते हैं उनकी वजह से इसकी एक्सप्लेनेशन हम समझा पाते हैं बेसिकली, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन वो सब तुम्हारे काम की चीज ही नहीं है, समझ में भी नहीं आएगी, और बेटर है कि हम ना भी समझे, क्योंकि हमारे को पता भी नहीं है ना कि इस पे सवाल भी बनेगा नहीं बनेगा इस चीज, ठीक है, इतना डिटेल। सर हाँ जी सर पेरा कैसे हो जाएगा, टेम्परेचर तो डिक्रीज होता है ना पेरा में तो। बेटा, पैरामैग्नेटिक क्यों नहीं होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और उसकी ससेप्टेबिलिटी तुम कम कर रहे हो। भाई मैंने क्या बोला, क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर का जो डेफिनेशन होता है ना वो यही होता है कि अगर आपने क्यूरी टेम्परेचर के बाद भी टेम्परेचर बढ़ाया, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपने क्यूरी टेम्परेचर के बाद भी टेम्परेचर बढ़ाया तो फिर मटेरियल जो है पैरामैग्नेटिक बनने लगता है। मेरी आवाज आ रही है क्या? यस यस सर। सर। इसका ग्राफ बताऊं तुम्हें, ग्राफ कैसा बनता है, थोड़ा उससे आइडिया लग जाएगा। यस सर। ग्राफ बता, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में देने का मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं, थ्योरी यही है, इसको आप कंसिडर करके चलना कि नोट्स का पार्ट है ये, ठीक है। तो अगर आप ससेप्टेबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ है वो स्टडी करना चाहते हो, तो आपका ग्राफ कुछ, मतलब ये मत पूछना कि ये इसका डेरिवेशन क्या है, ग्राफ से आपको काफी चीज समझ में आ जाएंगी, पर ऐसा कुछ बनता है। ये तो हुआ आपका फेरोमैग्नेटिक का पार्ट। अब इसके बाद आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये कुछ ऐसा बनने लगता है, दिस इज अ कर्व नॉट अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जैसा दिख नहीं रहा होगा ये, ठीक, ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ना जिसके बाद में ये ड्रॉप हुआ है, दिस इज द क्यूरी टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर है ये, क्यूरी क्यूरी टेम्परेचर। टेम्परेचर। अब ये वाला, दिस इज द फेरोमैग्नेटिक पार्ट एंड दिस इज द पैरामैग्नेटिक पार्ट, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है, क्यूरी टेम्परेचर के बाद में जो आपका मटेरियल है वो पैरामैग्नेटिक की तरफ बिहेव करने लगता है। इसका डेफिनेशन भी यही होता है कि ऐसा टेम्परेचर, ऐसा कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है, जिसपे की जो आपका मैग्नेटिक मटेरियल है ना वो लूज करने लग जाता है अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, परमानेंट वाली, ठीक है। और जो भी अब उसके अंदर मैग्नेटिज्म होगा वो इंड्यूस वाला ही बचेगा, ठीक है। होता है ना, आपने सुना होगा कि भाई एक मैग्नेट को परमानेंट मैग्नेट बनाया जा सकता है और एक मैग्नेट को टेम्परेरी मैग्नेट बनाया जा सकता है, ये दो चीजें आपने बचपन में पढ़ी थी, याद आ रहा है, कि किसी भी मटेरियल को टेम्परेरी या परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्या उसका क्या तरीका है। तो कोई मटेरियल अगर परमानेंट मैग्नेट है तो परमानेंट मैग्नेट है तो रहेगा मैग्नेट ही, है ना, चाहे आप उस पर टेम्परेचर चेंज कर दो। अब आपने पढ़ा होगा कि एक आयरन रॉड को भी आप मैग्नेट बना सकते हो,
पढ़ा है बचपन में, छोटी क्लासेस में पढ़ा है, 9 Yes, 10th sir. में या पढ़ा होगा। या क्या आप आयरन रॉड को भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दे सकते हो, लेकिन वो हाँ बाय रबिंग, है ना, तो लेकिन वो टेम्पररी मैग्नेट बनती है। जैसे ही आप हटा लेते हो, जो एक्सटर्नल आपने एफर्ट्स डाले हैं वो हटा देते हो या छोड़ देते हो उसको कुछ टाइम के लिए, तो वो लूज करने लगती है अपनी प्रॉपर्टीज, इसलिए उसको टेम्पररी मैग्नेट भी बोलते हैं। टेम्पररी मैग्नेट पढ़ा है ना भाई, पढ़ लेना उसको, Yes, उसको पढ़ना sir. है जाके, अगर आपको नहीं पता है तो चीज, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रही है। जैसे ही क्यूरी टेम्परेचर आपने अचीव किया, उसके बाद से आपका जो मटेरियल है ना, परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर चुका है, परमानेंट मैग्नेट नहीं बचा वो, ठीक है। तो अब वो धीरे धीरे पैरामैग्नेटिक की तरफ जाता है। इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखोगे इनफ, बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाओ, बहुत ज्यादा सवाल भी नहीं आने वाले हैं इसके ऊपर, ठीक है। क्यूरी टेम्परेचर मैंने बता दिया, वो टेम्परेचर जिसपे कि मटेरियल लूज करने लगे अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ना, ट्रांजिशन करने लगे फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक की तरफ, उसको ही बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है भाई। यस Yes, सर। sir. ठीक, अब वो मटेरियल पे डिपेंड कर जाएगा कि कौन सा मटेरियल कब लूज करेगा, कितना लूज करेगा, मटेरियल पे डिपेंड कर जाएगा, ठीक है। आगे चले। Yes, sir. हाँ, लेट मी गिव यू दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क। एक कर ला होमवर्क में, 2024 में आता है सवाल भी, अच्छा सवाल है, करना जरूर, ठीक है। तो आज कंप्लीट कर रहे हैं हम Yes, इसको, sir. मैग्नेटिज्म पूरा कंप्लीट हो चुका है, इलेक्ट्रिक करंट, एमईसी भी और मटेरियल भी। अगला जो चैप्टर है वो हम नया चालू करेंगे, ठीक है, कल से। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी सवाल सॉल्व करने हो, ट्राई करना कि कल वाली क्लास से पहले कर लो, मैग्नेटिक वाले, एमईसी वाले या मटेरियल वाले पहले कर लो, ठीक है। अगला चैप्टर शायद ईएमआई है, तो हमारा ईएमआई पढ़ने वाले हैं। Yes. कूल, चलो भाई, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, गुड नाइट।